ये विधानसभा है बेलदौर विधानसभा, खगड़िया में ये विधानसभा है और फिलहाल जेडीयू का कब्जा है। लेकिन बेलदौर की कहानी क्या है, इसे स्कैन करें तो क्या यह नजर आता है? बेलदौर में कौन से समीकरण काम करते हैं, कौन से फैक्टर काम करते हैं? क्या यहाँ भी जनता जिसे चुनती है उसे लंबे समय तक उस पर भरोसा करती है या फिर बदलती रही है? मिजाज क्या है इस सीट का? रंजन जी, बेलदौर को अगर स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है? देखिए, अगर बेलदौर को स्कैन कीजिए तो सबसे पहली चीज तो ये दिखती है कि ये एक नई विधानसभा की सीट है जो 2010 में अस्तित्व में आई, जो 2008-9 में परिसीमन हुआ था। उसी के आदेशानुसार इस सीट का गठन किया गया और पहला चुनाव जो है वो 2010 में हुआ। जो बेलदौर है वो पहले चौथम विधानसभा के अंतर्गत आता था और चौथम का अस्तित्व 1952 में आया था, लेकिन 2008-9 परिसीमन के अनुसार चौथम विधानसभा का अस्तित्व जो है वो समाप्त कर दिया गया, उसे जो है सीज कर दिया गया। अब देखिए कि बेलदौर, जैसा आपने कहा कि क्या एक ही व्यक्ति पर विश्वास करता है, एक ही पार्टी पर विश्वास करता है, तो जब आप बेलदौर को देखिएगा तो ये दिखता है कि ये एक ही पार्टी पर विश्वास करता है और एक ही व्यक्ति पर भी विश्वास करता हुआ बेलदौर जो है वो अब तक दिखा है। अब इस बार क्या होगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबले होते हैं बेलदौर में, आम तौर पर अगर आप देखिए तो या तो वो ट्रायंगुलर फाइट होती है, कई बार मल्टी कॉर्नर फाइट हो जाती है और उसका एडवांटेज जेडीयू को मिलता रहा है, ये देखने में आया है। और जब बेलदौर की बात कीजिएगा तो यहाँ पर एक और चीज दिखती है कि यहाँ पर अति पिछड़ी जातियों की जो संख्या है, जो उनके वोटर्स हैं, वो बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। जब आप बेलदौर की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत करुआ मोड़ है और वहाँ का जो पेड़ा होता है, महेश खूंट और करुआ मोड़ का जो पेड़ा होता है, क्या स्वाद होता है, बेहतरीन स्वाद होता है। जो भी उधर जाते हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो कोई वीआईपी हो, वो वहाँ पेड़े का स्वाद तो जरूर लेता है। और आपको ये भी बताएं कि जो है वो नेपाल पेड़ा जाता है, असम की तरफ जाता है, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी जो है पेड़ा जाता है, तो यहाँ के पेड़े की डिमांड जो है वो बहुत है और यहाँ का स्वाद तो बहुत लाजवाब है। जब मैं कह रहा हूँ तो इच्छाएं उस तरफ भी जाती हैं कि हाँ वो पेड़ा चखने को मिले। खैर, अब हम राजनीति की तरफ आते हैं। अब अगर बेलदौर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर अब तक 3 बार जो है चुनाव हुए हैं, 2010 में, फिर 2015 में और फिर 2020 में। तो ये 3 चुनाव यहाँ पर अब तक हुए हैं और पन्ना लाल सिंह पटेल जो हैं वो यहाँ से तीनों बार जीते हैं। दरअसल पन्ना लाल सिंह पटेल जो हैं वो 5 बार के विधायक हैं। 3 बार तो वो बेलदौर से जीते हैं और 2 बार वो चौथम विधानसभा जब इससे पहले थी जिसमें बेलदौर शामिल था, तो 2 बार वो वहां से भी चुनाव जीते थे, तो 5 बार के विधायक हैं। तो आप कहिए कि बेलदौर में वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं और अगर आप इसे उनके ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो जीत का छक्का भी लगाना चाहते हैं, अगर पिछले 2 को आप इसमें जोड़ लेती हैं तो। बेलदौर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत बेलदौर और चौथम प्रखंड आता है और साथ ही गोगरी प्रखंड की 10 ग्राम पंचायतें भी जो है इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अब तक 3 चुनाव हुए हैं उसके आंकड़े क्या हैं, वो क्या कुछ हमें बताते हैं। तो अगर आप देखिए कि जब 2010 में चुनाव हुआ था तो पन्ना लाल सिंह पटेल ही चुनावी मैदान में थे और उनको 45,990 वोट आए थे, मतलब 34.6%। उनके सामने जो कांग्रेस से उम्मीदवार थी उमा देवी और एलजेपी ने सुनीता शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था और यहाँ पर सुनीता शर्मा जो एलजेपी की प्रत्याशी हैं वो दूसरे स्थान पर रही थी। 30,252 वोट उनको आया था, 22.76%। और उमा देवी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी उनको आए थे 14,655 वोट, मतलब 11% से कुछ ज्यादा वोट वो तीसरे स्थान पर छूट
छूट गई और पन्ना लाल सिंह पटेल 15,738 वोटों से जीते। उनकी जो नियरेस्ट राइवल रही वो रही सुनीता शर्मा। अब अगर हम 2015 में आते हैं तो महागठबंधन जो है वो बन चुका था और महागठबंधन में ये सीट जेडीयू की गई, क्योंकि गढ़ है जेडीयू का। पन्ना लाल सिंह पटेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे। एलजेपी जो है फिर से अपना उम्मीदवार यहां पर देती है, मिथिलेश कुमार निषाद को यहां पर चुनावी मैदान में एलजेपी उतारती है। और एक दिलचस्प बात ये देख रहा हूं कि ये पिछले तीनों चुनाव जो है एलजेपी यहां से लड़ी है। तो अब अगर आप देखिए तो जब 2015 में आप देखते हैं तो पन्ना लाल सिंह पटेल को 63,216 वोट आए, मतलब 37.81% वोट। और जो मिथिलेश कुमार निषाद थे उनको आए 49,691 वोट, 29.72% वोट। और विजय कुमार पांडव थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो भी 15,604 वोट, मतलब 9.33% वोट, 9.5% वोट लेकर आते हैं। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट बनती है और लगभग 38% वोट लाकर पन्ना लाल सिंह पटेल चुनाव जीतते हैं। वो मिथिलेश कुमार निषाद को 13,525 वोटों से पराजित करते हैं। फिर 2020 आता है, पन्ना लाल सिंह पटेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस ने इस बार यहां से चंदन कुमार उर्फ चंदन यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। चंदन यादव राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कार्य समिति बनती है उसका भी हिस्सा होते हैं। इनको अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस जिम्मेदारी देती है, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। उनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा तो एलजेपी ने एक बार फिर से मिथिलेश कुमार निषाद को जो है मैदान में उतार दिया। और पिछली बार 2020 में हमने ये चीज देखी भी थी कि जेडीयू जहां जहां चुनाव लड़ रहा था हर जगह एलजेपी जो है वो अपना प्रत्याशी देता है, तो यहां पर वो देता। और इसके अलावा नागेंद्र सिंह त्यागी, वो जो पप्पू यादव की पार्टी थी जैप लोकतांत्रिक, उसके टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में खड़ा होते हैं। और जब आप सबके वोट देखेंगे तो इस बार ट्रायंगुलर के बजाय चतुष्कोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिला। पन्ना लाल सिंह पटेल को आए 56,541 वोट, मतलब 31.91% वोट, 32% के आसपास। चंदन कुमार मतलब चंदन यादव को आए 51,433 वोट, मतलब कि 29.11% वोट। मिथिलेश कुमार निषाद को जो है वो आए 31,229 वोट, मतलब 17.6% वोट। और नागेंद्र सिंह त्यागी को आए 10,580 वोट, मतलब कि 6% वोट। तो इस चतुष्कोणीय मुकाबले में पन्ना लाल सिंह पटेल 5,108 वोटों से चंदन यादव को, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे, उनको पराजित करते हैं। अब इसके बाद जो इस बार का चुनाव होना है वो बहुत दिलचस्प होना है। देखिए, पन्ना लाल सिंह पटेल जेडीयू से उम्मीदवार होंगे, इसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस से यहां पर कौन सा उम्मीदवार होता है? चंदन यादव अगर लड़ना चाहेंगे तो टिकट उन्हीं को मिलेगा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। लेकिन इस सीट पर जो निषाद वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे में क्या मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावा ठोकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा एलजेपी ने इस सीट पर पिछले तीनों चुनाव लड़े हैं और उसके प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, मिथिलेश कुमार निषाद ने। तो क्या चिराग पासवान इस सीट के लिए अड़ते हैं कि ये सीट आप मुझे दीजिए, ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच जो एक कंफर्म है वो ये है कि जो रणवीर यादव हैं, बाहुबली नेता, वो आपको खगड़िया से विधायक भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी कृष्णा यादव जो है वो बेलदौर से चुनाव लड़ेंगी, ये ऑलमोस्ट तय है। अब पार्टी कौन सी होगी ये तय नहीं है, क्योंकि उनका कहना है
कि जो दो बड़े गठबंधन है, एनडीए और जो महागठबंधन है, उसमें से ही किसी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेंगी और नहीं तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ये बातें भी उन्होंने कह दी है। और देखिए जो बाहुबली रणवीर यादव हैं, जो उनकी पहली पत्नी हैं, वो आपको खगड़िया से जो है चुनाव लड़ती हैं। पिछला चुनाव हार गई हैं, लेकिन वो खगड़िया से जो है कई बार की विधायक हैं और वहां पर वो चुनाव जो है वो जीतती रही हैं। पूनम देवी यादव जो हैं वो वहां पर चुनाव जीतते रही हैं, 4 बार जो है उन्होंने चुनाव जीता है। और इसके अलावा जो रामशरण यादव हैं, रणवीर यादव के पिता, वो भी यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। तो एक राजनीतिक परिवार है और वहां से ये ऑलमोस्ट तय है कि कृष्णा यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी। और देखिए वो नेशनल लेवल की एथलीट रही हैं और 2014 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और जब आप उनके फेसबुक पर जाइएगा तो स्पोर्ट्स से जुड़े कई पोस्ट जो है वो करती हैं और बिहार में खेलकूद की बात भी वो करते हुए दिखती हैं, खगड़िया में स्टेडियम की बात करती हैं। तो वो एक प्रत्याशी यहां पर हो सकती हैं और अगर वो प्रत्याशी बनती हैं तो एक बार फिर से अगर उनको दोनों गठबंधन में से किसी से टिकट मिल जाता है तब तो आमने सामने की लड़ाई रहेगी, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप मानकर चलिए कि यहां पर रणवीर यादव की जो पकड़ है इस क्षेत्र में कि मुकाबला फिर से ट्रायंगुलर होगा ही होगा, ये मानकर चलिए। और कृष्णा यादव जो है यहां से चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। तो ये सारी चीजें आपको बिलदौर में दिखती हैं। अब अगर हम देखें कि यहां का जातीय समीकरण क्या है, तो अगर हम उस पर अपना ध्यान फोकस करें तो जो एक अनुमान है जिसके अनुसार हम जातियों की संख्या प्रतिशत में बताने की कोशिश करते हैं, तो जो एससी हैं वो यहां पर 14.57% हैं, तो उनकी संख्या अच्छी है। जो मुस्लिम हैं वो 10.3% हैं, तो वो भी हैं। और यादव यहां पर 10% हैं। कोयरी, कुर्मी, धानुक को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 16 से 18% जो है हो जाएंगे। और पन्ना लाल सिंह पटेल जो जीतते हैं उसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक का वोट तो होता ही है। इस क्षेत्र में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो वो वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आमतौर पर जेडीयू को वोट करते हैं नीतीश कुमार के नाम पर। तो आप मानकर चलिए कि यही चीजें जेडीयू को अब तक यहां पर सफलता दिलाते आई हैं। तो क्या महागठबंधन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाता है? क्या वो किसी ईबीसी कैंडिडेट को यहां से उम्मीदवार जो है वो बना देता है अति पिछड़ी जाति से? वो एक जो है तरीका हो सकता है एमओआई को इंटैक्ट रखते हुए जो है अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार महागठबंधन बना सकता है। लेकिन क्या होगा ये बताना अभी मुश्किल है। लेकिन एससी 14.5%, 14.57%, मुस्लिम 10.3%, यादव 10%, कोयरी, कुर्मी, धानुक 16 से 18%, राजपूत 3.5 से 4%, भूमिहार 2 से 2.5% और ब्राह्मण भी थोड़े बहुत हैं। तो अगर कुल आप देखें तो सामान्य जाति के उम्मीदवार यहां बहुत ज्यादा, ये सामान्य जाति के वोटर्स यहां बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8%, 9% के आसपास होंगे। डबल डिजिट में पहुंचने की संभावना कम दिखती है। तो ऐसे में जो ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं उनके वोट जो है वो बहुत यहां पर काउंट करते हैं। वैश्य वोटर्स यहां पर 10% हैं, तो उनका भी एक महत्व है। और मल्लाह भी जो हैं 7 से 8% हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मुकेश सहनी इस सीट पर जो है दावा कर सकते हैं कि आप मुझे इस मल्लाह जाति से कैंडिडेट उतारने दीजिए, तो अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार हो जाता है। तो फिर उस समीकरण को जो है तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। बाकी बचे जो 22-23% हैं वो अदर ओबीसी, ईबीसी में आते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर आप बेलदौर को देखें और वहां पर जिस तरह का चुनावी घमासान हो सकता है उसे देखें तो देखकर यह लगता है कि मुकाबला तो जेडीयू और महागठबंधन के बीच है, लेकिन अगर कृष्णा यादव को दोनों गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है तो कृष्णा यादव यहां के चुनाव को बहुत रोचक और रोमांचक बना देंगी। यानी ट्रायंगुलर फाइट होगा फिर बिल्कुल यहां पर ट्रायंगुलर फाइट होगी और उस ट्रायंगुलर फाइट में जीत किसको मिलेगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। चलिए, ये तो बेलदौर को स्कैन करने पर पता चला कि यहाँ मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, ट्रायंगुलर फाइट भी यहाँ हो सकती है और कैंडिडेट किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे और समीकरण किसको फेवर करेंगे इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।